गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। बिलियन चैप्टर ख़त्म होने के बाद तीसरा और महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है वैद्युत रसायन। इससे बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन वैद्युत रसायन पढ़ने से पहले आपको कक्षा 11 में पढ़े हुए चैप्टर्स की जानकारी होनी अति आवश्यक है। उस चैप्टर का नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया जानते हैं। इस रेडॉक्स अभिक्रिया को यदि आप जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया वाले चैप्टर को अच्छे से आपने पढ़ा है, जिसमें समीकरण संतुलित करने तक की बात थी, वो आप चैप्टर अच्छे से जानती हैं तभी आप वैद्युत रसायन की बात कर पाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में आप केवल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन पढ़ने के साथ साथ आप सेल अभिक्रिया की भी बात करेंगे। सेल अभिक्रिया का मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे। कब कोई सेल अभिक्रिया होगी या सेल अभिक्रिया नहीं होगी, मतलब लोहे पर जंग लगा तो क्यों लगा, इसकी भी जानकारी रखनी होगी। तांबे पर जंग लगा तो क्यों लगा, मतलब उसका संक्षारण क्यों हुआ, वहाँ पर भी अभिक्रिया हुई। तो हर चीज़ मतलब सब कुछ कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण या परिवर्तन का समुचित अध्ययन करते हैं, वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः दो सेलों में होंगी। एक है वैद्युत अपघटनीय सेल है, जो मुख्यतः आपने कक्षा 11 में नेल्सन सेल, कास्टनर कैलनर सेल, साल्वे कैलनर सेल, डाउन सेल के बाद पढ़ा नहीं पढ़ा तो उसका भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। और दूसरा है डैनियल सेल, जो आपको कई रूप में पढ़ा जाएगा। डैनियल सेल पढ़ा जाएगा, वोल्टीय सेल पढ़ाया जाएगा, चाहे आपको उसी को आप अलग रूप में चलेंगे तो जिंक कार्बन सेल, शुष्क सेल पढ़ा जाएगा। फिर उसी को चलेंगे तो सेकेंडरी सेल या प्राइमरी सेल के रूप में पढ़ा जाएगा। तो उसी सेल को कई रूपों में पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत सब कुछ यही पढ़ना है। इस चैप्टर की बात आई तो इस चैप्टर में और कुछ बातें जाननी हैं, जिसमें आप वैद्युत अपघट्य समझेंगे। जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं वो प्रबल भी होते हैं और दुर्बल वैद्युत अपघट्य भी होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। दुर्बल वैद्युत अपघट्य में कौन आएंगे और प्रबल वैद्युत अपघट्य में कौन आएंगे, इनके बारे में भी आप कक्षा 9-10 में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम कुछ प्रयास करेंगे यहाँ पर आपको बताएं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका जो शुरू होगा उसमें शुरुआत करेंगे हम ओम्स के नियम से स्टार्ट करेंगे, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता तक जाएंगे। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो मुख्यतः आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम केवल लॉस बताएंगे कि केवल क्या लॉ है, ओम लॉ क्या है, उसका क्या अनुप्रयोग है, उसको हम कैसे मोलर चालकता, मोलर चालकता में ले जाएंगे। मोलर चालकता की डिफिनीशन क्या होगी और तुल्यांकी चालकता क्या होगी, तुल्यांकी चालकता की डिफिनीशन क्या होगी। हम अधिकतर मुख्यतः टॉपिक वाइज ही डिस्कस करेंगे। तत्पश्चात हम रासायनिक सेल की अध्ययन करेंगे। रासायनिक सेल में फिर से बता दो वैद्युत अपघटनीय सेल और डैनियल सेल का अध्ययन करेंगे। वैद्युत अपघटनीय सेल में मुख्यतः एक सेल का जिक्र किया जाएगा और नेल्सन सेल में आ जाएंगे। नेल्सन सेल में हम किसी वैद्युत अपघट्य, चाहे सोडियम क्लोराइड, चाहे पोटेशियम क्लोराइड, चाहे H2SO4 के वैद्युत अपघटन की बात करेंगे। तो जब वैद्युत अपघटन की बात करेंगे तो वैद्युत अपघटन के अंतर्गत हम फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे के द्वितीय नियम का अध्ययन करेंगे और इसको अच्छे से याद भी करेंगे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम बहुत बार पूछा गया है। W प्रोपोर्शनल टू Q और W1/W2 बराबर E1/E2, ये दोनों नियम हैं। एक पहला वाला आपका प्रथम नियम है और दूसरा वाला दूसरा नियम है, तो इसको भी हम अध्ययन कराएंगे। तत्पश्चात आएंगे डैनियल सेल। डैनियल सेल, वोल्टीय सेल या गैल्वेनी सेल का जिक्र करेंगे। वोल्टीय सेल क्यों कहते हैं, वोल्टानिक हो जाता, जो कि आप जानते हैं विभवांतर के
मात्रक विभवांतर का मात्रक होता है वोल्टा, तो वो उस वही जिन्होंने दिया था वोल्टा, उन्हीं के नाम के सम्मान में जो आपने मीटर में देखा हो, वोल्ट मीटर होता है, मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। तो गैल्वेनोमीटर से मापन किया तो गैल्वेनी सेल दे दिया, वोल्ट मीटर से मापा तो वोल्टीय सेल दे दिया। फिर डेनियल सेल दिया था, डेनियल ने दिया था जिंक और कापर युग्म सेल लिया था, जिसे डेनियल सेल कहा गया। डेनियल सेल पढ़ने के बाद हम उसी में जिंक कार्बन शुष्क सेल पढ़ेंगे, जिंक कार्बन शुष्क सेल के बाद निकल कैडमियम शुष्क सेल पढ़ेंगे या जिसको सेकेंडरी सेल बोलेंगे। फिर लेड संचायक बैटरी जो इन्वर्टर बैटरी के नाम से जानी जाती है उसका अध्ययन करेंगे। इन्वर्टर बैटरी में उसकी क्रियाविधि क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, उसका अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात ईंधन सेल के बारे में बात करेंगे और इन सब पढ़ने के बाद हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी का अध्ययन करेंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम पढ़ेंगे, उनकी क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम पढ़ेंगे और इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग में हम ईएमएफ की गणना पढ़ेंगे, सेलों के ईएमएफ की गणना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना, वैद्युत वाहक बल की गणना पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। फिर तक सबसे आखिरी टॉपिक होगा संक्षारण। सबसे आखिरी टॉपिक होगा संक्षारण। संक्षारण में आप जंग लगान की बात करेंगे। धातु की सतह पर सने सने जो होता है क्षरण, मतलब धीरे धीरे उसकी सतह कलुषित हो जाती है, उसी को जंग लगना कहते हैं। तो कलुषित होना मतलब अपनी चमक को खो देना ही क्या कहलाता है, संक्षारण। तो किन किन धातुओं पे संक्षारण होता है, संक्षारण से हम कैसे बचा सकते हैं? तेल लगाकर, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर या कोई ऐसा केमिकल लगा दें जिसके ऊपर ताप नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या हम उसको गैल्वेनीकृत कर दें, टैनिंग कर दें। तो ये सारे प्रक्रिया को का भी अध्ययन इसी चैप्टर में करेंगे। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा सा लगता है कि टिपिकल है, लेकिन यदि आप दिल से मन से लगा के पढ़ेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक शुरुआत कर देती हैं। शुरुआत में आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की आज बात करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की बात करें। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जिसका नाम है रेडॉक्स। नाम से ही स्पष्ट होता है रेडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की अर्ध अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की अर्ध अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, मतलब एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया एक पूर्ण अभिक्रिया है जिसके दो चरण हैं, एक ऑक्सीकरण और दूसरा अपचयन। तो कब ऑक्सीकरण होगा और कब अपचयन होगा उस पर भी बात कर लें। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है यहाँ पे पढ़ लें। जानकारी के लिए आपने पढ़ा होगा कब ऑक्सीडेशन, किसे ऑक्सीडेशन कहेंगे और कहाँ अपचयन की बात आएगी। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण को और एक नाम से जानते हैं जो आपके लिए नया होगा, उपचयन है। और अपचयन को हम अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं या अवकरण भी कहते हैं। अवकरण कहता है ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ने लिखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। कहता है हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या जो कि कक्षा 11 में आप पढ़ चुकी हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। और
अंत में इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी का जस्ट अपोजिट कर दे तो हम अब चेन में चले आएंगे। हाइड्रोजन का जुड़ना अब चेन कहलाता है। फिर ऑक्सीजन का निकलना अब चेन कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी अब चेन कहलाता है। और अंत में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, जुड़ना चाहे लिखा हो ग्रहण करना, जुड़ना या ग्रहण करना क्या कहलाता है? अब चेन कहलाता है। तब पश्चात एग्जाम्पल के रूप में चले तो यह ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया हुई? तो ऑक्सीकरण हुई। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ग्रहण कर लिया, तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, यह अपचयन की अभिक्रिया है। और Na+CO माइनस को जोड़ दें लैटिस ऊर्जा के द्वारा, तो ये कंप्लीट अभिक्रिया हो जाएगी, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया आप कह सकते हैं। कंडीशन हम और भी रेडॉक्स अभिक्रियाओं का जिक्र करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि प्रतिस्थापन हो रहा है, लेकिन एक की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी, दूसरे की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। मतलब आपको जानना होगा कि ऑक्सीकरण संख्या कब शून्य होती है, कब +1 +2 +3 होती है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आपको आना चाहिए। यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना नहीं आता तो पिछले नियमों को पढ़ेंगे, और नियम पढ़ने के बाद हम इस पर डिस्कस और अच्छे से करेंगे। और अच्छे से करने के बाद हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जुड़ी अर्ध विक्रियाओं का अध्ययन करते हुए हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।